क्वेश्चन नंबर 13 नोट करें। 13 में है द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये शॉर्ट में लिख देते हैं PD V as shown in the figure is as shown in the फिगर इज। ये आपको बताना है। अब देखिएगा इसमें जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस है ग्राफ के थ्रू इन्होंने दे रखा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है V0/√3, ऑप्शन ए है V0/√3, बी है V0, सी है V0/√2, और ऑप्शन डी है V0/2, V0/2। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा इसमें ना क्या करना होगा। ये जब भी पूछते हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कभी भी आरएमएस वैल्यू में और एवरेज वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या है कि जब आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है तो आरएमएस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के लिए निकाली जाती है, एक साइकिल के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि हमारी जो साइकिल है वो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हो रही है जीरो से। जीरो से शुरुआत होकर जीरो पर वैल्यू कितनी है V0। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि ये एक ना सिमेट्रिकल मेरे को वेव फॉर्म नजर आ रही है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म तो नहीं है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। तो हम ये देखेंगे कि शुरुआत हो रही है हमारी ओरिजिन जीरो जो है, जब टाइम 0 सेकंड है तो उस दौरान मेरे को वोल्टेज मिल रही है V0। फिर क्या होता है, V0 है, फिर T/2 तक वो V0 रहती है, फिर T/2 से T तक वो हो जाती है जीरो, यहाँ से यहाँ तक जीरो हो गई वोल्टेज। ठीक है, और फिर उसके बाद T से आगे की तरफ अगर मैं देखूं तो फिर से वो V0 हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल टी पर आकर, कैपिटल टी तक वैसे तो वो जीरो पर रही, लेकिन फिर कैपिटल टी पर आकर वो स्विच करके वापस V0 पर पहुंचती है। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके और वापस यहाँ तक आना इज कॉल्ड वन साइकिल। तो एक साइकिल यहाँ तक टी तक आकर कंप्लीट हो गई, तो उसके आगे क्या क्या होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो और भी ज्यादा आपको साइकिल दें, लेकिन आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक सिंगल साइकिल की मेरे को जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा आरएमएस वैल्यू निकाला कैसे जाएगा। आरएमएस वैल्यू देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसका वोल्टेज ही डिफाइन करूंगा। तो वोल्टेज को डिफाइन करेंगे, देखिए किस तरह से। वोल्टेज V, वोल्टेज V इज इक्वल टू V0। ये V0 है जब हमारा टाइम 0 से T/2 के बीच में है, एंड T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू T/2। ठीक है, उसके बाद फिर T/2 से T तक कितना वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है जीरो। तो व्हेन T इज ग्रेटर देन T/2, व्हेन T इज ग्रेटर देन T/2 एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल T। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू T/2 लिखूंगा। अब लेस देन इक्वल टू T/2 मैंने यहाँ ले लिया तो यहाँ पर ग्रेटर देन लूंगा। इक्वल टू दोनों तरफ नहीं ले सकते। ठीक है, इक्वल टू दोनों तरफ इस वजह से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वैसे तो ये आगे फर्दर क्लासेस में समझने वाली चीज है, लेकिन फिर भी समझिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरे को दे रखा है ना कि T/2 पर इसकी वोल्टेज को मैं क्या बोलूं, V0 बोलूं या जीरो बोलूं, V0 बोलूं या जीरो बोलूं, तो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मतलब T/2 से T/2 तक, T/2 तक तो वैल्यू हमारी V0 है, लेकिन T/2 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो T/2 पर एग्जैक्टली दो वैल्यूज नहीं होती। ठीक, आप जब इसको स्टडी करेंगे तो हो सकता है दिमाग में आए कि T/2 पर वैल्यू दो आ रही है, यहाँ पर तो जीरो भी आ रहा है, V0 भी आ रहा है T/2 पर के T/2
पर वैल्यू वी नॉट भी आ रही है और जीरो भी आ रही है, तो मैं किसको लूँ? ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ना एक जो शिफ्ट होती है उस शिफ्ट में मामूली सा गैप होता है, और वो जो गैप है वो इतना छोटा होता है कि t टेंड्स टू जीरो, कि वो बहुत छोटा सा गैप होता है कि भाई आपका t/2 तक तो वैल्यू आपकी वोल्टेज की वी नॉट की उससे जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पर, मतलब बहुत मामूली सा आगे अगर हम बढ़े तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो शिफ्ट होती है वो शिफ्ट कहाँ पर लगती है, अब जो शिफ्ट लग रही है अगली वो टी पर लग रही है, ये टी तक वैल्यू आएगी हमारी जीरो, लेकिन टी के जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पर वैल्यू जो है वो वी नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक लेने वाला हूँ, मैं जीरो से टाइम टी तक लेने वाला हूँ। तो ये तो हमारा वोल्टेज डिफाइंड हो गया। फिर जब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन से भी वही चीज आ जाती है। तो देखिएगा आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू, सबसे पहले आर एम एस रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले तो स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक, एक साइकिल में कितना टाइम होता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो जीरो से टी तक वी स्क्वायर डी टी। ये क्या हो गया, ये सारे के सारे वोल्टेजेस का ही आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो वोल्टेजेस का स्क्वायर का सम हो गया ये इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर का सम हो गया। अब सम से हम टोटल टाइम पीरियड को अगर डिवाइड कर देंगे तो मीन हो जाएगा। अगर इस पूरा का पूरा जो सम है अगर इसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा टाइम पीरियड क्या है, जीरो से कैपिटल टी और डी टी, मुझे पता है टाइम पीरियड कैपिटल टी ही है, ठीक है, पर उसको इंटीग्रेट करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया सारे के सारे स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन कर दिया, तो मीन भी हो गया, और फिर रूट भी तो लेंगे, तो रूट लेने का मतलब क्या है, इस पूरे का अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, अब जो ये वी स्क्वायर दे रखा है, तो वी स्क्वायर में जो हमने वेरिएबल लिया है वो टी है, तो टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से t/2 और फिर t/2 से t, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जीरो से t/2 तक अलग वैल्यू और t/2 से t तक अलग वैल्यू। तो देखिए कैसे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू, एक तो बड़ा अंडर रूट लगाइए और फिर इंटीग्रेशन जीरो से t/2, और जब t/2 जीरो से t/2 तक इस v की वैल्यू क्या है, वी नॉट। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, तो v का स्क्वायर यानी कि वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी नॉट का स्क्वायर dt प्लस, ये तो जीरो से t/2 तक वैल्यू हुई, फिर उसके बाद मेरे को देखनी है t/2 से t तक वैल्यू, तो इंटीग्रेशन t/2 से t तक वाली वैल्यू ये क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर dt अपॉन, नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो dt है, तो जैसे dx का इंटीग्रल x होता है ऐसे dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, ये हो गया t, और इसकी फिर लोअर लिमिट क्या है, जीरो, और अपर लिमिट है कैपिटल T। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो जीरो का इंटीग्रल तो जीरो ही हो गया, खत्म हुआ, ये तो केवल ये बचा। अब जो वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लो आप, भाई वी नॉट में कहीं टाइम की वैल्यू तो नहीं दे रखी ना, वी नॉट तो एक कांस्टेंट वोल्टेज की एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो वी नॉट इज कांस्टेंट, अगर वी नॉट के अंदर कुछ टाइम वाला भी टर्म दे रखा होता तब तो मैं उसको इंटीग्रेट करूं, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल देते हैं, चाहे इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशियल हो, तो वी नॉट स्क्वायर विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल। ये हो गया हमारे पास वी नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से t/2 dt प्लस अगला वाला टर्म तो हो गया जीरो, और डिनोमिनेटर में स्मॉल टी की जगह पहले कैपिटल टी डालो, माइनस अब स्मॉल टी की जगह जीरो डालो, तो t-0 इज इक्वल टू, ये जो प्लस जीरो है ये लिखने की कोई मतलब नहीं, तो आप ये देखेंगे ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर, और dt का इंटीग्रल क्या होगा t, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जीरो से t/2, और अपॉन में कैपिटल टी। उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखिएगा ये जो वी नॉट स्क्वायर है
ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आकर ये हो गया वी नॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आप देखिए कि ये है t/2 - 0, t/2 - 0, और अपॉन में क्या था, कैपिटल टी, यानी कि डिवाइड बाई कैपिटल टी, डिवाइड बाई कैपिटल टी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 t/2 - 0, यानी कि t/2 हो गया, सिर्फ t/2, और डिवाइड बाई कैपिटल टी मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/t, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 का रूट, यानी कि v0 मल्टीप्लाइड बाई 1 का रूट तो 1 ही होगा, और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का रूट क्या हो जाएगा, √2। तो ये हो गया v0 अपॉन √2, v0 अपॉन √2, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। बताइए सभी को क्लियर है? दोबारा बताओ, आरएमएस, हाँ आरएमएस का ये फॉर्मूला है ये। हाँ, अगर करंट का देते तो फिर करंट का स्क्वायर इंटू dt कर देते, और अपॉन टाइम लेते टोटल। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही करा था, यही सेम सेम मेथड था। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? अरे समझ में आ गया? ऐश्वर्या, अनुवा, एकांश, ईशान, बताइए क्लियर है? कनिष्का, प्रिशा? यस सर। कोई ज्यादा टफ चीज करा दी क्या हमने? कुछ आसान ही तो है। ये सन्नाटे में है सारे, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। सो रहे हैं क्या? भींग रहा है नहीं, हो सकता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द रिलेशन बिटवीन एन एसी वोल्टेज सोर्स एंड टाइम the relation between an AC voltage source and time in SI units and time in SI units is V is equal to। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि ये जो आगे वाली कहानी दे रखी है मुझे फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जब निकाली जाती है तो सिर्फ एक साइकिल के लिए निकाली जाती है। साइकिल कैसे पता चलती है कि ओरिजिन पर हमने वी नॉट से स्टार्ट करा, हम घूम फिर कर वापस वी नॉट पर आ गए ना, तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और वो साइकिल कहाँ तक कंप्लीट हुई, कैपिटल टी तक। तो आरएमएस वैल्यू सिर्फ कैपिटल टी तक निकाली जाएगी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, एवरेज वैल्यू का भी एक क्वेश्चन देखा था हमने। खैर पहले इसे देखिए, द रिलेशन बिटवीन एन एसी वोल्टेज सोर्स एंड टाइम इन एसआई यूनिट्स इज V is equal to 120 sin 100 pi t 100 pi t multiplied by cos 100 pi t cos 100 pi t, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है V, V मतलब वोल्ट, कि वोल्टेज इतना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं द वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी रिस्पेक्टिवली, the value of peak voltage and frequency the value of peak voltage and frequency will be respectively, option A है 120 volt and 100 hertz, option A है 120 volts and 100 hertz, option B है 120 upon √2 volt, 120 upon √2 volt and 100 hertz, option C क्या है 60 volt and 200 hertz, 60 volt and 200 hertz, option D 60 volt and 100 hertz।
60 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज। तो देखिए हमें तो मालूम है कि चाहे V हो तो V को भी हम बोल देते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, हाई हो जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन आता है, ये कॉस कहाँ से आ गया, और अगर कॉस आ गया है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कैसे? साइन टू थीटा कर लेंगे इसको। तो ये याद रखिए, ये भी ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बड़ा पूछा जाता है। यहाँ पर साइन है और साइन के आगे भी 100 पाई टी लिखा हुआ है, इधर कॉस है, कॉस के आगे भी 100 पाई टी लिखा हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा है यहाँ पर, और मैं जानता हूँ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, देखो कैसे। हम क्या करेंगे, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ना 100 पाई टी, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ओमेगा जो है, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, v इज इक्वल टू, ये 120 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 60 इंटू, अभी बता रहा हूँ बेटा, 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी, ये हो गया। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का मतलब क्या हो गया, 60 साइन 200 पाई टी। ठीक, तो कुल मिलाकर ये हो गया कि अब ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स में आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा v नॉट कितना हो गया, 60। ठीक है, तो भैया ये वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि मेरा v नॉट तो 60 होगा, तो इन दोनों में से कोई सही होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि t के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म ओमेगा होती है। ठीक है, या और ओमेगा जो है वो हमारा 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई। जो साइन के साथ टर्म होती है वो होती है ओमेगा टी, तो टी को तो हटा दो, टी के साथ जो लिखा हुआ है वो ओमेगा है, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल एंड 200 जा 200, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 100 हर्ट्ज। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समझ गए? ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। और बार बार एक चीज पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि घरों में आने वाला करंट, घरों में आने वाली वोल्टेज, ये सब आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, सब आरएमएस वैल्यू होती है। जो हमारे घर में करंट आ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है। जो घर में वोल्टेज आ रही है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है। तो जो दे रखा है समझ लेना वो आरएमएस वैल्यू ही दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट, a light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt AC supply. 100 watt for a 100 watt for a 220 volt AC supply. Full stop. The resistance of the bulb is options देखिएगा, 284 ohm, option B 384 ohm, option C 484 ohm, और ऑप्शन डी 584 ओम। 584 ओम। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हमें पता होते हैं। जैसे P है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आई स्क्वायर आर, या फिर क्या बोल सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे किस किस
वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मुझे कौन सी वैल्यूज दे रखी है, मैं उसके हिसाब से पावर निकालूंगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर एक तो पावर दे रखी है मेरे को 100 वाट, और एक दे रखा है 220 वोल्ट एसी सप्लाई, एक ये दे रखा है। तो वोल्टेज दे रखी है, पावर दे रखी है, रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं, वोल्टेज है, पावर है, रेसिस्टेंस है, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लें। ठीक है, जो दे रखा होता है वो आरएमएस वैल्यू दे रखी होती है। तो लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। P इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आर पूछ रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन पी। भाई वी आर एम एस कितना है 220, 220 का स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन पावर कितनी है 100। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गए। 22 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 484 ओम्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ रहे हो? मेरी तबीयत ठीक है, कुछ गड़बड़ लगा मेरे को। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देख लो देख लो। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एन एसी सोर्स क्वेश्चन नंबर 16 में नोट करें, एन एसी सोर्स इज ऑफ 200 अपॉन रूट 2 वोल्ट। एन एसी सोर्स इज ऑफ 200 अपॉन रूट 2 वोल्ट, कॉमा 50 हर्ट्ज वोल्ट, कॉमा 50 हर्ट्ज, full stop. The value of voltage after 1/600 seconds, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी देखा था। 1/600 seconds from the start is, from the start is, अब यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं 200 वोल्ट, ऑप्शन बी है 200 अपॉन रूट 2 वोल्ट, ऑप्शन सी है 100 वोल्ट, और डी है 50 वोल्ट्स। अब देखो यहां जो इन्होंने ये दे रखा है ना हमको वैल्यू, जैसे एन एसी सोर्स, तो जब एसी सोर्स की मेरे को वोल्टेज दे रखी है तो आरएमएस वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की। ठीक है, तो क्या हो गया, वी आर एम एस क्या गिवन है 200 अपॉन रूट 2 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ बोल रहे हैं 50 हर्ट्ज, ये गिवन है। ठीक, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/600 सेकेंड, तो इसका मतलब टाइम कितना दे रखा है 1/600 सेकेंड, ये टाइम क्या। हाँ तो फिर तो बहुत आसान हो ही जाएगा। ठीक, खैर चलिए, ये सारी वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब जब मेरे पास वी आर एम एस है तो मैं वी नॉट निकाल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो अब वो वोल्टेज की वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तो वी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो वी क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो 2 पाई एफ, एफ है मेरे पास, 2 पाई की वैल्यू मैं डाल दूंगा। ठीक, अब जरा देखिएगा, पहले तो वी नॉट निकाल लेते हैं। तो हमें क्योंकि पता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है, तो यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस। तो ये हो गया रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट अपॉन रूट 2, सॉरी 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 सॉरी, 200 अपॉन रूट 2। तो ये 200 अपॉन रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 200 वोल्ट।
ठीक, वी नॉट की वैल्यू 200 वोल्ट आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप वोल्टेज की वैल्यू निकालिए। वोल्टेज की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को मैं 2 पाई f लिखूंगा, क्योंकि मुझे f दे रखा है, ओमेगा नहीं दे रखा। ओमेगा मिलेगा मेरे को रेडियन पर सेकंड में, याद रखना, और जो f मिलेगा वो मेरे को मिलेगा हर्ट्ज में। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा रेडियल वेलोसिटी ना बोलकर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं कई बार ओमेगा को। ओमेगा को रेडियल वेलोसिटी होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाए तो भी यूनिट आपकी रेडियन पर सेकंड है। ठीक, तो अगर रेडियन पर सेकंड में दे रखा है कुछ, तो समझ लेना डायरेक्ट ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा डाल देना है सीधा सीधा। अगर हर्ट्ज दे रखा है तो ओमेगा ना लिखकर 2 पाई f लिखोगे। कैसे, देखिएगा, वोल्टेज क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट कितना है 200, साइन ओमेगा कितना होता है 2 पाई f, और t कितना दे रखा है 1/600, इज इक्वल टू 200 साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई f कितना दे रखा है 50 इंटू 1/600। ठीक है, तो ये एक 0 से 0 कट गया, 5 12 जा और 2 6 जा। ठीक है, सही करा है ना। तो 200 साइन पाई/3, साइन पाई/3 क्या होता है, पाई/6, सॉरी, साइन पाई/6, पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री, यानी कि 1/2। तो 200 इंटू 1/2, मतलब ये आपकी वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट आ गई। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए। हाँ, चलिए उसके बाद देखते हैं 16 के बाद। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए। Yes. यस सर। देखिए V जो है, V तो हमारा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है वो इतनी है। और जो RMS है, RMS मतलब पूरी की पूरी साइकिल के जो वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज हैं उन सबका स्क्वायर करा गया, मीन निकाला गया और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लिया गया RMS वैल्यू। RMS वैल्यू एक तरह से ये देखा जाता है कि भाई उसकी मीन वैल्यू क्या है, बस यही समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द पीक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक AC सप्लाई वोल्टेज the peak value of domestic AC supply voltage is 325 volts. 325 volts, full stop. What is the RMS value? What is the RMS value? Option A 325 volt. ऑप्शन बी सीधी सीधी सीधा सीधा पूछा जा रहा है, कैसे करोगे, 230 वोल्ट 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ऑप्शन सी कितना है 200 वोल्ट। ठीक है, और ऑप्शन डी कितना है 325। अरे दोबारा 325 दे दिया इन्होंने, चलिए पता नहीं, दोबारा दे रखा है 325 वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, करके देखो मल्टीप्लाई 0.707 से। हो सकता है कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आए, एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, क्योंकि इन्होंने पॉइंट्स वगैरह में तो नहीं दे रखी वैल्यू। बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं इसका, कर लिया है इसने। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 230.025 कितना आ रहा है, कौन सा है 16। अरे यार चैप्टर 2 अभी मत उठाओ, अरे परसों उसका भी पेपर है, मैं कल कराऊंगा, उसके डाउट्स लूंगा, कल उसके भी डाउट्स लूंगा, मैं तुम्हारे भी ले लूंगा। रुक जाओ ना, फिर वो सारा का सारा पैटर्न बिगड़ जाएगा। मैं करा दूंगा,
मैं टाइम दे दूंगा, चाहे तो ऑनलाइन और ठीक समझो तो ऑफलाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे आ जाना। अभी आज भी प्रैक्टिस कर लो, जो और डाउट्स हो ले आना, करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा भाई, ये सबको समझ में आ गया सर 230 कैसे आया? हाँ जी बताइए। सर मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के क्वेश्चंस करी थी, उसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी आ रही थी। गलत दे रखा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वगैरह जो ये जो टर्म्स है ना, ये सारी टर्म्स हटा दी हैं सिलेबस में से, तो वो उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सर वो ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दूं ना? हाँ हाँ हाँ, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। और सर मैग्नेटाइजेशन भी नहीं है ना हमारे में अभी? मैग्नेटाइजेशन भी नहीं है, मैग्नेटाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, अरे ये 230 वोल्ट सबको समझ में आ गया? हाँ, चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट के वो सारे टॉर्क फोर्स वगैरह तो सब हटा ही दिया, तो क्या न्यूमेरिकल बनेगा उस पर? सब हटा दिया, और नहीं तो क्या। कहाँ करा हमने? पांचवा चैप्टर सर तो बहुत लेकिन कम किया है। टॉर्क वाला तो मतलब उससे पहले वाले चैप्टर में भी है ना? उससे पहले वाले चैप्टर में है बेटा, वो है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई अ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो था। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई अ मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है सिलेबस में, वो तो हट गया है, ठीक है ना। जो यस सर। चैप्टर 5 में जो टॉर्क है वो हट गया है, चैप्टर 4 वाला है, चैप्टर 4 वाला है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाई, उसके भी डिग्गल, उसके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के ही हैं डाउट्स, है ना। तो और भी कोई हो ना, इकट्ठे कर लेना, चाहे तो दोनों साथ में ही आ जाना, करा दूंगा। एसी के बीच में ही वो सब बताऊं, बता दूंगा मैं। चलिए, द इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाई, द इक्वेशन ऑफ एसी is given by I is equal to 100 sine 314t. What is the frequency? ऐसे ही बता दो क्या होगी फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, निकालना है एफ की वैल्यू क्या है, निकाल लो। 50 है। चलिए जी, ऑप्शन इसके मैं लिख रहा हूँ 314 हर्ट्ज, 314 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज। और ऑप्शन डी है, ये नया इनका फंडा है, पता नहीं दो दो ऑप्शन दे देते हैं, 100 हर्ट्ज। चलिए जी, 50 हर्ट्ज सबका समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 314, यानी कि 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। अब तो मैं अपने हिसाब से पाई की वैल्यू 3.14 ही लूंगा जानबूझकर, इज इक्वल टू 314। ये पॉइंट गया नीचे, 100 आया, 314 से 314, और क्या, उससे आसानी पड़ रही है ना। ऑप्शन भी मिल रहा है मेरे को, एफ अपॉन 50 इज इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें कुछ सॉल्व वगैरह तो नहीं करना है, ऐसा तो पूरी फिजिक्स ही ध्यान रखने वाली है। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? पहले 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 6 चैप्टर में हमने बस डायरेक्ट चलो कोई नहीं, अच्छा
फॉलो कर लिया। अरे तो उतना सब कुछ है भी नहीं, उतना सब कुछ मुश्किल है भी नहीं, सीधा सीधा है, कोशिश करिए। द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस, क्वेश्चन नंबर 19। The line that draws power supply to your house from street, power supply to your house from street has option A 220 root 2 volt average voltage, 220 root 2 voltage average voltage, ऑप्शन बी है 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज, ऑप्शन सी है वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2, out of phase by pi by 2, voltage and current possibly differing in phase, कौन सा वाला, voltage and current possibly differing in phase phi डिफरिंग इन फेज फाई, और फाई कुछ ऐसे दे रखा है कि फाई का मॉड इज लेस देन पाई बाई 2। आंसर जो है इसका वो ऑप्शन डी है। हाँ वो तो मुझे पता है, हाँ डी है। अब इसमें क्या है कि ये जो फाई है, फाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2, मतलब इसके बीच में होना चाहिए जो फेज है। वो इस वजह से कि जो भी पावर सप्लाई स्ट्रीट में मतलब जो भी जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहां से जो हमारे घरों में आती है, तो वहां से जो हमारे घरों में आती है तो वो उसको डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्ट करंट को जब ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करा जाता है तो किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए कि दोनों के दोनों सेम फेज में हो, तो कहीं से किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किटिंग बचाने के लिए उसमें एक फेज डिफरेंस डाला जाता है, उसमें एक फेज डिफरेंस डाला जाता है। वो फेज डिफरेंस होता बहुत कम है, ठीक है। उसमें एक फेज डिफरेंस डाला जाता है, तो ये चीज आपको याद रखने वाली है, ये मैंने करवाई नहीं है, किसी भी टॉपिक में नहीं करवाई है हमने। देखो रेसिस्टेंस वाला देखा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे होता है, और कैपेसिटिव में क्या होता है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों में हम रेसिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस भी कर सकते हैं, इंडक्टेंस भी कर सकते हैं। तो घरों में इसी वजह से वो एक कोई फेज डिफरेंस डाल दिया जाता है, पाई बाई 2 नहीं रखा जाता, क्योंकि पाई बाई 2 का अगर हम लैग करवा देंगे करंट को, अगर पाई बाई 2 का लैग करवा देंगे तो इसका मतलब ये है कि घरों में केवल और केवल इंडक्टर काम करेंगे और कोई चीज काम नहीं करेगी। पाई बाई 2 का लीड करवा देंगे अगर, तो घरों में केवल और केवल कैपेसिटर काम करेंगे। तो एक नॉर्मल सा फेज डिफरेंस रख दिया जाता है जो पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, क्योंकि पाई बाई 2 से कम ही कम होगा। क्योंकि हमने आरएल सीरीज सर्किट में, आरसी सीरीज सर्किट में और आरएलसी में भी यही देखा था कि फेज डिफरेंस होता है कोई फाई, एलसी नहीं है, एलसी नहीं है, बस यही है। हाँ आर एल है, आरसी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एलसी का लिखा हुआ है,
एलसी ऑसिलेशंस लिखा हुआ है वो। एलसी ऑसिलेशंस क्या है, वो है आपका, हाँ वो बेसिकली वो रेजोनेंस वाली कंडीशन है। अरे एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, देखना एलसी वो सोच रहा पता नहीं क्या कोई एल एलसी जो है वो सीधा सीधा वो है, वो एलसी ऑसिलेशंस है। उसमें ये कह दिया जाता है कि हमारा जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। बस इन दोनों को इक्वल करेंगे तो जो हमारा फेज डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, सर पकड़ के मत बैठो भाई, डराओ मत। अरे आ रहा है भाई, हाँ हाँ, तो बस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब मैं बता देता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉलेज चाहिए, बस आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना हो। हम पूछ सकते हैं, तो पूछने में बस ये कंडीशन ही तो है जो याद रखनी है, और कुछ नहीं। बस एक्सल इसको इस वजह से करा जाता है, देखो जैसे हमने करंट निकाला था ना, तो करंट इस तरह से निकाला था ना, ईएमएफ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह दिया था कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं जिससे कि करंट मैक्सिमम फ्लो हो। तो हम ये कहेंगे कि यार रेसिस्टेंस को तो कम नहीं करा जा सकता, तो एक काम करो, इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ही कुछ इलाज कर देते हैं, तो इनको ही खत्म करो आप। तो एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल कर दिया जाए तो हमारा केवल और केवल रेसिस्टेंस की ही वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, और फिर ई अपॉन आर मिल जाएगा मेरे को। नॉर्मली फिर ओम्स लॉ एक्ट करेगा इसमें। तो इस वजह से ये रेजोनेंस कंडीशन बस यही बोलती है कि यहाँ से हम मैक्सिमम करंट जो है वो डिराइव कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो वो करना है और कुछ नहीं। और जो आरएल और आरसी भी हमने करा है ना, वो भी ऐसे ही कर लिया बस। सिलेबस में तो आरएलसी ही लिखा हुआ है, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट सिलेबस में सिर्फ इतना ही मेंशन है। तो आरएल और आरसी भी सिर्फ इस वजह से करा है कि हमें पता रहे कि हाँ अगर दोनों को साथ साथ रखते हैं तो कहाँ पर लीड होता है, कहाँ पर लैग होता है। आरएल और आरसी पढ़ने से आरएलसी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, बस ये है। सिलेबस में आप देखना, उसमें एलसीआर सर्किट ही लिखा हुआ है सीधा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अभी? ठीक है, तो चलिए जी, बाकी जो है, अच्छा मैं एक चीज ना देखो सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ, 1 महीना है पेपरों में, मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहे तो आप ये वाला ले लो, चाहे अरिहंत का ले लो, चाहे ओसवाल का ले लो, एक क्वेश्चन बैंक सबके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से जब सारे के सारे एमसीक्यूज करते चले जाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि लगभग 10 to 15% एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं पता नहीं कहाँ से आ गए ये। 10-15% ऐसे होंगे एमसीक्यूज। तो वो चीज आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, और कहाँ पर कौन सी चीज लर्न करनी है, कहाँ पर कौन सी चीज समझनी है, और कहाँ किसका रट्टा लगाना है, वो सब बता दूंगा आपको। अब पेपर के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है ना। और जो भी चैप्टर्स हैं आपके, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर की ना समरी बनानी शुरू करो। समरी क्या है कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का फॉर्मूला क्या है, मतलब लास्ट में जो डिराइव होकर फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या है, तो उसकी समरी बनानी शुरू करिए। एक नोटबुक बना लो, और वो समरी ज्यादा से ज्यादा आपकी 5-6 पेज में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। सारे चैप्टर के फॉर्मूले बेसिकली वो लिखने हैं, ठीक। तो करिए, ये जरूर ले लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन में, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये ले लो, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। और तुम्हारे डाउट्स और तुम्हारे आर्ट मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, और 11-12 बजे के बाद आराम से, थोड़ा आराम से उठकर, हाँ हाँ आ जाना तुम भी। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। Thank you, sir.